नमस्कार साथियों, स्वागत है उन सभी छात्र छात्राओं का जो मुझे सुन पा रहे हैं और वो लोग भी जो मुझे सुनकर अच्छा महसूस कर पा रहे हैं या जिनको मेरी वजह से थोड़ा भी इन्हेंसमेंट मिल पा रहा है अपनी नॉलेज को लेकर के, उन सब का स्वागत है। तो आइए, कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक को पढ़ा था और उनके बारे में सीखने का प्रयास किया था और सीखा था हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स। जैसे कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को डिस्क्राइब किया था और हम लोगों ने फ्लक्स को थोड़ा बहुत उसके डेरिवेशन को हम लोगों ने समझने की कोशिश की। उसके डेरिवेशन को कहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कहाँ पर फ्लक्स मिनिमम होगा, इन सब चीज़ों को कल हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था अपने YouTube के माध्यम से। अब थोड़ा सा फ्लक्स का एक टॉपिक जो रह गया था आपका, यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या कह सकते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रा। कल हम लोगों ने फ्लक्स के लिए जो डेफिनेशन डिराइव किया था वो हम लोगों ने किया था F phi E is equals to phi means it is represent for it is phi is here for flux. Phi is here for flux. So if we represent the flux with the help of phi, so phi is equals to E del S cos theta. अब सबसे पहली जरूरी चीज हमारे लिए है कि हम इसका क्या निकालें, यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, ये निकालें। आइए जरा देखते हैं थोड़ा यूनिट ऑफ फ्लक्स की बात करें। यहाँ पर देखिए cos थीटा एक हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी यानी किसी भी एंगल का आपका डायमेंशन नहीं हो। हमारे पास बचा क्या है, phi d is equals to E ds। तो ds को हम लोग s पे लिख लेते हैं कि हमारा एरिया है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और s क्या है आपका, एरिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड न कह के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कह ले ज़्यादा अच्छा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम लोग समझाना चाहें या इसके लिए हम लोग लिखना चाहें तो हमारा फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और एरिया के लिए जो हम लोग लिखते हैं वो मीटर स्क्वायर होता है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, दिस इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स यानी न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको और डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। आइए फ्लक्स की डायमेंशन फॉर्मूला का थोड़ा सा निकालना सीखते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। न्यूटन के लिए यूज करते हैं हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 यानी मीटर का फोर्स, और फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला आपका होता है mlt-2, और कूलम आपका है तो कूलम का जो आपका होता है कितना होता है 80 होता है, और मीटर में आप क्या लेते हैं l स्क्वायर। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके पूरा कर लेते हैं। l into l कितना हो गया ml3। अब देखिए 80 यहाँ प्लस में, नीचे जाएगा तो माइनस में, तो ऊपर नीचे था प्लस में, ऊपर गया तो माइनस में। तो पहले से -2 था और -1 नीचे आया, -2 -1 ये होगा -3 और a -1। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इस तरीके से हम फ्लक्स को समझ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से मैं आपको फ्लक्स की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करूं और थोड़े बहुत चीजें जो आपके दिमाग से उतर भी गई हो तो उसको फिर से एक बार रिकॉल किया जा सके। सबसे पहली चीज, फ्लक्स होता क्या है। अब फ्लक्स, the number of electric field line passing per unit area is called flux. Number of electric field line passing per unit area, that is called flux. ठीक, फ्लक्स के लिए हम लोग डिनोट करते हैं phi E is equals to E dot dA cos theta। dA मतलब एरिया, ds मतलब भी एरिया, एलिमेंट्री एरिया लिया गया है, और ये है एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द प्लेन। ठीक है, ये आपका है। अब हम लोगों ने कई सारे जगहों पर हम लोगों ने फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चेक की थी थीटा की वैल्यू लेकर। पहले हम लोगों ने 0 लिया था, फिर हम लोगों ने थीटा की वैल्यू जब 0 लिया था तो हमारा फ्लक्स आया था phi is equals to E dA। ठीक है, फिर हम लोगों ने थीटा इक्वल टू चूज किया था 90 डिग्री, तो हमारा जो फ्लक्स आया था वो 0 आया था, है ना, कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। फिर हम लोगों ने तीसरा पॉइंट लिया था थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो हमारा phi की जो वैल्यू आई थी ये -EDA/2 आ गया था। फिर हम लोगों ने थीटा की जो वैल्यू ली थी वो आ गया था 180 डिग्री, तो इसकी जो वैल्यू आई थी ये -EDA। तो मिनिमम वैल्यू आपका 180 डिग्री पर था और मैक्सिमम वैल्यू जो आपका है
वो आपका 0 डिग्री पर है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा लोग इसी को समझने की कोशिश। ये रहा आपका फ्लक्स, ये रहा आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स को आप इस नजरिए से देख सकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चलते हैं, इसको मिटाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब थोड़ी बात करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लक्स। थोड़ा सा फ्लक्स को और ज्यादा तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आइए डिटेल explanation of flux, electric flux, detailed explanation of electric flux। आइए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। डिटेल एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूं तो आप समझिए थोड़ा सा इस चीज को। मान लीजिए एक कोई हमारे पास इमेजिनरी सरफेस है, किस शेप का है हमको पता नहीं, इमेजिनरी है, कोई भी आप कल्पना कर लीजिए, ये स्क्वायर हो सकता है, क्लोज कर लीजिए आप इसको। चलिए हमने आपके जानकारी के लिए इसको एक सर्कल लिया। अब यहां पर एक हमने चार्ज रख दिया, एक हमने क्या दिया यहाँ पर चार्ज। अब टोटल फ्लक्स कितना इससे निकल रहा है कि हमको कैलकुलेट करना है। चलिए हमने एक एलिमेंट्री एरिया यहां से बाहर की तरफ निकाल दिया, दूसरा हमने यहां से निकाल दिया, तीसरा हमने यहां से निकाल दिया, चौथा हमने यहां से निकाल दिया। तो ये हो गया ds1, ये ds2 और ये ds3 और ये ds4। इसी तरह करके हमने लगभग ds4 ले लिया। इस तरह से हमने कई सारे संख्या करके बोल कर दी। अब जाहिर सी बात है फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे ही करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ सब कहाँ तक मिलेंगे। तो पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो कुल नेट फ्लक्स कितना होगा इस पूरे फिगर से ये हमको समझना है। नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स। आइए जरा देखते हैं। अब पॉजिटिव साइन अंदर रखा हुआ है तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ, बाहर की तरफ। इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, बाहर। अगर फील्ड हमने बाहर निकाला तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ। इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ। और इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर जगह केवल ई मतलब कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि चार्ज की क्वांटिटी में तो बढ़ रही है और ना क्या हो रही है, घट रही है ना। हियर वी नोटिस दैट each and every point या each and every surface area the magnitude of electric field is same, है ना, because the magnitude of charge doesn't increase or decrease। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसको टोटल अगर हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे। चलिए जरा हमने सोचा कि फ्लक्स पहले वाले से कितना निकला है, 5 कितना हो जाएगा ई डी s1 cos थीटा। दूसरे वाले से कितना हो जाएगा 5 ई डी s2 और cos थीटा। तीसरे वाले से कितना हो जाएगा ई डी s3 cos थीटा। और चौथे वाले से कितना हो जाएगा ई डी s4 cos थीटा। अब रिजल्टिंग फ्लक्स कितना होगा, या फिर कह सकते हैं टोटल फ्लक्स फ्रॉम द इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस कितना फ्लक्स टोटल निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स 5 कह लीजिए इसको, 5e 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। सब लिख देंगे तो सब में क्या है E ds1 + E ds2 + E ds4 और ds3 और + E ds4 और बाहर क्या आ जाएगा cos थीटा। ये एंगल है।
अब चूंकि दोनों एक सिमिलर लाइन में पैरेलल ही है तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो cos 0 की वैल्यू 1। यहाँ आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक क्लोज सरफेस है, तो आप इसको एक इंटीग्रेशन के तरीके से भी लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। ये भी आपका तरीका हो सकता है, ठीक है ना। ये तरीका आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका होता है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फ्लक्स को समझ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत फ्लक्स के काम को समझने से ये फायदा हमें मिलेगा। अभी जब हम लोग गॉस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, लगभग 6 एप्लीकेशन में गॉस लॉ पढ़ने हैं, उन सब में फ्लक्स का यूज होना है, और तो फ्लक्स को हमें बेहतर तरीके से जानने की क्या है, आवश्यकता है या नीड है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नई चीज़ों के साथ आपके साथ चलते हैं। एक और 2 चीज़ें, नई चीज़ें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो उस पर पहले बात करें। सबसे पहले मुझे ये जानने की बताने की जरूरत है कि डाइपोल यानी इसको कहते हैं हिंदी में द्विध्रुव। डाइपोल मतलब द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है पहले ये जानते हैं। डाइपोल मींस द्विध्रुव। द्विध्रुव इन द सेंस कि समझिए, मान लीजिए कोई सिस्टम है जिस पर एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, किसी सर्टेन डिस्टेंस में, हम इसको 2L मान लेते हैं, ठीक है। कि when two opposite charges placed at a certain distance, it is called dipole. When two opposite charges separated at a certain distance is called dipole. जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। कि when two opposite charges separated at a certain distance is called dipole. कि when two opposite charges separated at a certain distance that is called dipole. ये आपका कहलाता है डाइपोल। अब थोड़ा सा डाइपोल के किस्से को और आगे चलते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है ना, द्विध्रुव का आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट। आइए थोड़ा डाइपोल मोमेंट की चर्चा समझते हैं। डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P, the product of charges at a certain distance, that is called dipole moment. Then P is equals to Q into 2L, that is called dipole moment. The product of charge at a certain distance between the charges, that is called dipole moment. ठीक है, अब थोड़ा सा यूनिट की बात कर लें। यूनिट ऑफ डाइपोल की मैं बात करूं तो लिख सकते हैं कूलम इनटू मीटर। और डायमेंशन फॉर्मूला की मैं बात करूं, डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल्स टू कूलम AT और मीटर के लिए हम यूज करते हैं L, सो दोनों मिला के आपका हो गया ATL। ये आपका है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल को लेकर के बहुत सारे हमारे सामने डेरिवेशंस हैं और उन पर बहुत सारे डेरिवेशंस को आजमाया गया है या उन पर बताया गया है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम में आपका डेरिवेशन पूछा ही जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि उन डेरिवेशन को आज कुछ कर रहा हूँ, 3 डेरिवेशंस आपको पढ़ना है। अब हमें इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसे कैलकुलेट करना है ना। तो सबसे पहली चीज ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, डाइपोल की वजह से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तीन तरीके हैं हमारे पास। नंबर 1, एट एन एक्सियल पॉइंट, और दूसरा है आपका एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, और तीसरा है आपका एट एनी पॉइंट। अच्छा भाई, ये तीन चीजें आपको पढ़नी। पहला एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट, और तीसरा एनी पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट की बात करते हैं। अक्षीय स्थित, और दूसरा होता है अक्षीय स्थिति। दोस्तों समझ लीजिए, एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति हिंदी बोलते हैं। अक्षीय स्थिति पहले वाले को एक्सियल पॉइंट को, दूसरे वाले को निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, और तीसरे को बोलते हैं किसी भी बिंदु पर। ठीक, आइए जरा समझते हैं अक्षीय स्थिति। मान लीजिए कोई डाइपोल रखा है जिसके एक एंड पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, और उनके बीच की जो सर्टेन डिस्टेंस है वो कितना है 2l। अब इससे यहाँ पर इसके एक्सिस में एक पॉइंट क्या है P, ये आपका कहलाएगा एक्सियल पॉइंट। ये जो पॉइंट आपका कहलाएगा एक्सियल पॉइंट कहलाएगा, यानी अक्षीय स्थिति पर, यानी ये इसके एक्सिस में है, इसीलिए इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। अच्छा, अब बात करते हैं भाई इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। जो पॉइंट परपेंडिकुलर होता है डाइपोल के, इस पॉइंट को P डैश मान के लीजिए और इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है ना, यानी निरक्षीय स्थिति। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है। अक्षीय स्थिति आपका जो होता है एकदम एक्सिस में होता है, निरक्षीय स्थिति वो आपके डाइपोल के परपेंडिकुलर होता है। और आखिरी पॉइंट जो आपका है एट एनी पॉइंट मतलब कहीं भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन सब के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। इसके लिए जो होता है इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, और इसके लिए जो होता है इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos θ/r। ये वैल्यू होती है आपकी तीनों। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम जानने की भी कोशिश अभी नहीं करेंगे। जब हमें कंपटीशन लेवल पर जाना पड़ेगा, IIT JEE के लिए या PMT के लिए हमें जाना पड़ेगा, तब हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और हम उस पर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। अभी फिलहाल ये दो चीज़ें हमारे पास है, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। आइए इन दोनों को थोड़ा सा समझते हैं और एक डेरिवेशन कम से कम आपके बीच लेकर चलते हैं। सबसे पहली चीज हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। चलिए एक्सियल पॉइंट क्या होगा भाई, थोड़ा सा निकालना तो पड़ेगा क्योंकि हमें नंबर दिलाएगा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, हमें आज इसको समझना है। सबसे पहले चीज यहाँ पर एक डाइपोल बना देते हैं। डाइपोल मतलब क्या कि when two opposite charges placed at a certain distance that is called dipole। जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम लोग डाइपोल या द्विध्रुव कहते हैं। आइए जरा इस डाइपोल को बना लेते हैं। मान लीजिए ए हमारा डाइपोल है,
ये हमारा चार्ज ले लीजिए नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये इनकी डिस्टेंस टोटल कितनी है 2l है, और ये इसका मिड पॉइंट, डायपोल का मिड पॉइंट, इसको हम लोग 2l से दिखा देते हैं, या हम l ही l कर देते ज़्यादा से। ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का l हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या हो गया l। अब इस डायपोल के एंड से r डिस्टेंस, डायपोल के एंड से या डायपोल के ओरिजिन से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या रखा है, ये डायपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P रखा हुआ है, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ डायपोल at point A at point B, ठीक है ना। Consider a dipole, the length of the dipole is 2l, and from the midpoint of the dipole at let us consider a dipole at point A a negative charge is placed, at point B a positive charge is placed, ठीक है। The length of the dipole is 2l, ठीक है। At a distance r at point P from the mid of the dipole, where we have to find out the electric field, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड A, इसको EA कह लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए ये वाला जो चार्ज था, या कह सकते हैं इसको लोग, ये वाला जो चार्ज था आपका, वो इस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा या एक फील्ड जनरेट करेगा। ये वाला भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फील्ड जनरेट करेगा। इन दोनों के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग EB कहते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, EB इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस l का होल ऑफ स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P, ये EB हो गया, और ये आपका क्या होगा EA। तो EA कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस l का होल ऑफ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना होगा आपका, ये सेकंड। अब थोड़ी सी चीज यहाँ पर समझनी है, आगे बढ़ते हैं। द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is, so E is equals to EA और प्लस कितना होगा EB, but the value of EB, यानी magnitude of EB is greater than to EA, so that अब देखिए मैग्नीट्यूड EB का क्या है, ज्यादा है, और EA का क्या है, कम है। तो आपका जो यहाँ वैल्यू आएगा E is equals to EB minus EA, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू बचा कर ऊपर से कुछ टाइम में रख करो, तभी आपका पूरा हो पाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए, दोनों की वैल्यू को रख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ये ऊपर, चलिए जरा सा देखते हैं। दोनों की वैल्यू रखेंगे तो E is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस l का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/, अब EA का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस l का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भी आपको बाहर दिख रहा है। अब अंदर रहेगा आपका 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और रफ कर लेते हैं, हमें स्पेस मिल जाए लिखने की। चलिए थोड़ा समझते हैं इसको। अब देखिएगा, E is equals to Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब आप LCM लेके आए तो
तो आपका एलसीएम आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इसको तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl, और नीचे आपका था कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, अब बचा 2rl 2rl, दोनों मिलाकर कितना हो गया 4rl। सो E is equals to Q upon 4 pi epsilon naught 2rl plus 2rl 4rl, इसको आप इस तरह लिखते हैं 2rl upon r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था कि Q into 2l बराबर कितना होता है P। we know that हम जानते हैं कि P is equals to Q into 2l, ये आपका डाइपोल की मोमेंट की डिफरेंस है, तो Q यहाँ से ले लिया 2l यहाँ से ले लिया, अब बचा कितना हमारे पास भाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिल गया भाई। अब देखिए Q into 2l मिला के आपने क्या बना लिया P और बचा कितना 2r। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ r, भाई r क्या है बहुत बड़ा है और l क्या है छोटा है। अगर डाइपोल की मैं बात करूं तो डाइपोल मतलब कितना, अगर आप लोग एग्जांपल की बात करें कि कोई एक नॉर्मल लाइफ में जो एग्जांपल बताए जिससे हम समझ पाए कि डाइपोल क्या होता है। आप लोग नमक रोज खाते होंगे, आपके घर में HCl जरूर होगा, और कैसे भाई ये होगा Na पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर क्या होता है नेगेटिव। अब इनके बीच जो डिस्टेंस आपको होती है समझ लीजिए कि एक पार्टिकल अगर आप ले लेंगे नमक का तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है डाइपोल का बेटर एग्जांपल है। HCl में क्या होगा H प्लस और Cl नेगेटिव, ये भी क्या है एक डाइपोल ही है। तो आप इतनी छोटी डिस्टेंस आपकी L है और R डिस्टेंस आपका क्या है बहुत ज्यादा है, तो देखेंगे यहाँ पर R इज मच ग्रेटर देन टू L, सो दैट वी विल वैनिश द L टर्म हियर। तो L को हम क्या कर देंगे यहाँ से गायब कर देंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r की पावर 4, एक r से r क्या हो गया कैंसिल, एंड द रिजल्ट इज E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी ये Q यहाँ से हटा दी, Q हमारा निकल गया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p upon rq. So this is the formula for electric field due to a dipole at axial point. ये रहा आपका, इसको आपको समझना है, इसको आपको जानना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात जरूर समझ में आएगी। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, और यदि अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।